हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश के चैप्टर कैनवस ऑफ सॉइल के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है रीड द पोयम अगेन। पोयम या पोम, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, पोयम को फिर से रीड करिए एंड कंप्लीट द समरी ऑफ ईच स्टैंजा बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। हर स्टैंजा की समरी आपको कंप्लीट करनी है इन ब्लैंक्स को फिल करके। एक बार क्विकली फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं, फिर समरी देखेंगे। सो पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप, brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. The blank is portrayed as a rich palette. Rich palette की तरह किसको portray किया गया है, किसको दिखाया गया है? अर्थ को। अर्थ को portray किया गया है एक rich palette के जैसे। Where gardeners blank flourish, जहाँ पर क्या flourish होते हैं, क्या फलते फूलते हैं? एक गार्डनर के सपने, गार्डनर्स ड्रीम्स, DREAMS, फ्लरिश इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक। उसके सपने सीड्स की फॉर्म में होते हैं, बीज जो कि वेट कर रहे हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग आएगी तो वो फ्लावर्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, एक बार सेकेंड स्टैंजा रीड करते हैं। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। सो द गार्डन फ्लावर्स ब्लैंक, गार्डन के जो फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं? दे ब्लूम, खिलते हैं। इनटू अ ब्यूटिफुल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स जो कलरफुल फ्लावर्स हैं उन्हें कहा गया है, बहुत सुंदर लगता है उनका जो डिस्प्ले है। रिजेंबलिंग अ ब्लैंक, वो किसको रिजेंबल कर रहा है, किसकी तरह दिख रहा है? वो बाय मदर नेचर, मदर नेचर की पेंटिंग के जैसे दिख रहा है। रिजेंबलिंग अ पेंटिंग बाय मदर नेचर इन द लाइट ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग लाइट में। चलिए लास्ट स्टैंजा। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। ईच गार्डन इज लिंक्ड टू अ वाइड ब्लैंक। हर एक गार्डन को किससे कंपेयर किया गया, किसकी तरह है वो गार्डन? एक बड़े से कैनवस के जैसा है। कैनवस पर जैसे पेंट किया जाता है वैसे गार्डन के ऊपर नेचर ने पेंट किया है लाइक अ कैनवस। इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड, जो किसको इंटीग्रेट कर रहा है? दो चीज़ों को वो मिला रहा है। आर्ट तो है ही वहाँ पर, साथ ही साथ वहाँ लाइफ भी है क्योंकि सभी चीज़ें लिविंग हैं। एंड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ गार्डनर्स, गार्डनर्स के एफर्ट्स की वजह से गार्डन ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ स्टिल लाइफ पेंटिंग, पेंटिंग में। ओके, चलिए आगे आते हैं। नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर ईच स्टैंजा फ्रॉम दोज गिवन बिलो। हर स्टैंजा के लिए आपको एक सही टाइटल चूज करना है। देर आर दो एक्स्ट्रा टाइटल्स भी है क्योंकि 5 है। अब फर्स्ट स्टैंजा में आपको क्या बताया गया था कि अर्थ जो है एक पैलेट के जैसे है, जो बहुत रिच है, फर्टाइल है, बहुत डीप गहरी है, जहाँ पर गार्डनर के ड्रीम्स सीप करते हैं और सीड्स को ब्रश स्ट्रॉक्स के जैसा बताया गया था, जिनको बहुत अच्छे से प्लांट किया गया है और वो स्प्रिंग का वेट कर रहे हैं। बाद में वाइब्रेंट ह्यू, डिफरेंट कलर के शेड्स आपको वहाँ दिखाई देंगे। नेचर्स आर्टवर्क, स्वीट स्मेलिंग ब्लॉसम्स, गार्डन्स एज लिविंग कैनवस, अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज, द पेंटर्स कैनवस। आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा के लिए सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल है अर्थ एंड पॉसिबिलिटीज। आपको अर्थ के बारे में बताया गया है, कैसे वो एक पैलेट के जैसे है जिसमें बहुत से कलर्स हैं। स्टैंजा 1 का टाइटल ये सही रहेगा। और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें, सीड्स आप ग्रो करते हैं जो बाद में बड़े होकर फ्लावर्स बनेंगे, ब्लूम करेंगे। ओके, सेकेंड स्टैंजा क्या था? ब्लॉसम्स ब्लूम, फूल खिलेंगे। जो साइट है देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा पेंट कर दिया हो, मॉर्निंग लाइट में वो डांस कर रहे होंगे। गार्डन में आपको ग्रीन रेड ब्लू शेड्स दिखाई देंगे। नेचर का जो आर्टवर्क है वो हर बार कुछ नया दिखेगा आपको। तो इसके लिए सबसे अच्छा टाइटल रहेगा नेचर्स वर्क ऑफ आर्ट, नेचर का वर्क ऑफ आर्ट। स्वीट स्मेलिंग ब्लॉसम्स नहीं, स्टैंजा 2 के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल है।
और तीसरे उसमें आपको बताया गया हर एक जो प्लॉट है लैंड का वो एक कैनवस जैसा है, बड़े से कैनवस की तरह, जहाँ पर आर्ट और लाइफ साथ में मिलते हैं और ये उनके हाथों में है जो उसको टिल करते हैं, खेत को जोतते हैं, गार्डन को, और एक स्टिल पेंटिंग के जैसा उस गार्डन को बना देते हैं। तो इसके लिए बेस्ट टाइटल है अ पेंटर्स कैनवस, गार्डन्स एज लिविंग कैनवसेस। गार्डन कैनवस तो है ही जिस पर ड्रॉ किया गया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें लाइफ भी है, वो लिविंग है। तो ये स्टैंजा 3 के लिए सबसे अच्छा टाइटल है। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा है। स्वीट स्मेलिंग ब्लॉसम्स, हालांकि ब्लॉसम्स के बारे में, फूलों के बारे में मेंशन किया गया है पोयम में, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। वो देखने में जैसा लग रहा है, जैसे हम पेंटिंग की बात करते हैं तो उसमें खुशबू की बात नहीं करते हैं, साइट की बात हम कर रहे हैं, देखने में वो गार्डन के जैसे ब्यूटीफुल लगती है। पेंटर्स कैनवस, ये पोयम किसी रियल पेंटर के कैनवस के बारे में नहीं है। जो गार्डनर्स हैं उनको एक तरह से आर्टिस्ट और सॉइल को कैनवस की तरह दिखाया गया है, इसलिए दोनों टाइटल सही नहीं है। चलिए आगे आते हैं। मैच द पोएटिक डिवाइस इन कॉलम 1। कॉलम 1 में कुछ पोएटिक डिवाइसेस आपको दिए हैं। पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? ये एक पोएम को एक तरह से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करते हैं कि नॉर्मल सेंटेंस भी आपको एक म्यूजिकल थोड़ा लगने लगेगा, एक पावरफुल आर्ट को वो शो करेंगे, वर्ड्स को शेप देते हैं, रिदम क्रिएट करते हैं, आप में फीलिंग्स और आइडियाज़ जगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोएटिक डिवाइस। तो यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइस के नाम दिए हैं, उनको रीड करना है और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड कॉलम में। आप जो भी आपके रिस्पॉन्सेज, आपको उन्हें मैच करना है, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो आप डिस्कस करेंगे पेयर्स में और फिर उन्हें क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करेंगे। ओके, चलिए, तो कॉलम 1 में सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी माइंड पिक्चर। इमेजरी एक का मतलब है कि वर्ड्स आपको इस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि आप उनको देख सके, सुन सके, स्मेल कर सके, अपने माइंड में, इमेजिनेशन में उनको फील कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रिशिएटिव, AABB, ब्लॉसम्स ब्लूम, कलर्स, ब्रश स्ट्रोक्स, ब्लॉसम्स, शेड्स ऑफ ग्रीन, ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं पोएम में, जब आप इनको पढ़ते हैं, कलर्स, ब्रश के स्ट्रोक्स, ब्लॉसम्स, फूल डिफरेंट कलर्स के, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स, तो इनको रीड करके लगता है एक माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है, तो इसलिए इनकी मैचिंग आप करेंगे इससे। ये इमेजरी को शो कर रहे हैं। आंख बंद करके अगर ये आपसे कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में इन सब चीज़ों की पिक्चर बनेगी। नाउ नेक्स्ट इज मेटाफॉर। मेटाफॉर में हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूज ऑफ लाइक या एज। ये इसके जैसा है, ये ऐसा है, ये नहीं कहते, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे आपको पोएम में कहा गया कि प्लॉट जो है वो एक कैनवस है, ये नहीं कहा प्लॉट कैनवस के जैसा है, एज कैनवस नहीं कहा, द प्लॉट इज अ कैनवस, सीधा कह दिया। डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं इसमें हम बिना लाइक या एज इस तरह के वर्ड्स को यूज करके। आपको कहा गया सीड्स जो हैं वो ब्रश स्ट्रोक्स हैं, ब्रश स्ट्रोक्स के जैसे नहीं हैं। जैसे पेंटर ब्रश स्ट्रोक्स यूज करता है, वैसे ही जो गार्डनर हैं वो सीड्स को यूज करते हैं। गार्डन एक पेंटिंग है, अगर कहा जाता द गार्डन इज लाइक अ पेंटिंग तो फिर मेटाफर नहीं होता। मेटाफर में सीधा बोला जाएगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, द गार्डन इज अ पेंटिंग, गार्डन एक पेंटिंग है। ठीक है, तो किस में मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर? ओ ये रहा, ये इधर मैच आप कैसे करेंगे? गार्डन एज अ पेंटिंग, प्लॉट एज कैनवस एंड सीड्स एज ब्रश स्ट्रोक्स। ये जो कहा गया गार्डन पेंटिंग है, प्लॉट कैनवस है, सीड्स ब्रश स्ट्रोक है, ये यहाँ पर मेटाफॉर है। यहाँ नंबर्स लिख देते हैं, नंबर 2 सेकेंड से इसकी मैचिंग होगी, ये है नंबर 1। ओके नेक्स्ट, नाउ राइम स्कीम, जहाँ पर जो एंडिंग साउंड होती है किसी भी पोएम की वो राइम स्कीम बताती है, और ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपको कोई भी एक पैसेज दे देंगे और पूछेंगे राइम स्कीम क्या है। तो देखो राइम स्कीम हम कैसे डिसाइड करते हैं, डीप सीप, अगर डीप, ये पहली लाइन का लास्ट वर्ड है, इसको आपने नाम दिया ए। अब जो भी डीप से राइम करता हुआ वर्ड होगा उसको आप ए ही नाम देंगे, इस राइम को आपने ए नाम दिया है। सीप राइमिंग हो गई, डीप सीप ए। ट्रू, अब ए जो ये है ट्रू, ये इन दोनों से राइम नहीं कर रहा है, इसको अलग नाम दे दीजिए बी। ट्रू ह्यू, ये भी बी है, तो राइम स्कीम है AABB। ठीक है, AABB यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड, यहाँ थर्ड से मैचिंग होगी इसकी। नेक्स्ट इज टोन। टोन क्या है यहाँ पर? व्हाट द पोएट फील्स, पोएट का क्या एटीट्यूड है, क्या फीलिंग है सब्जेक्ट के प्रति, वो हमें बताता है कि पोएम की टोन क्या है। तो आप देखेंगे पोएट ने
नेचर को बहुत एडमायर किया है, गार्डनर के काम को बहुत एडमायर किया है, किस तरह से वो एक पेंटर की तरह काम करता है। तो टोन कैसी है, अप्रिशिएटिव, वो अप्रिशिएट कर रहा है नेचर को और गार्डनर को। फोर्थ, नेक्स्ट इज मूड, व्हाट द रीडर फील्स। मूड का मतलब कि पोएम को पढ़ने के बाद रीडर्स को कैसा फील होता है। इसके बाद हमें पढ़ने के बाद हमें बहुत हैप्पी फील होता है, फ्रेश और पीसफुल फील होता है, जब डिस्क्राइब जैसे किया गया है कलरफुल फ्लावर्स को, ब्यूटीफुल गार्डन को। तो मूड है यहाँ पर जॉयफुल, ये हो जाएगा नंबर 5। ओके, नाउ स्पीकर, स्पीकर क्या है यहाँ पर, जो पोएम लिखी गई है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, कोई ऐसा पर्सन जो गार्डन को, सॉइल को, सीड्स को या प्लांट को बहुत अच्छे से समझता हो। तो स्पीकर यहाँ पर गार्डनर होंगे। द स्पीकर इज द वॉइस जो पोएम के बारे में हमें बताते हैं। द स्पीकर इज अ गार्डनर, नंबर 6। नेक्स्ट, फिर पोएम में एलिट्रेशन, सेम कांस्टेंट साउंड आप देखेंगे किसी उसमें अगर रिपीट हुई है, हर वर्ड का फर्स्ट जो साउंड है जब वो रिपीट होता है नेबरिंग वर्ड्स में, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉसम्स ब्लूम, बी साउंड रिपीट हुई है, तो ये इसमें एलिट्रेशन है, नंबर 7। पोएटिक डिवाइस बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th 10th दोनों ही क्लासेस के लिए, और इजी है काफ़ी। ये कुछ एक आपको यहाँ दिए हैं। इमेजरी का मतलब होता है पोएम के पढ़ने के बाद आपके माइंड में कोई पिक्चर आ रही हो। मेटाफॉर, जब आप कंपेयर करें, डायरेक्ट कंपैरिजन करें दो चीज़ों का। राइम स्कीम हमने देख लिया, ए बी बी, कई बार ए बी भी होता है, फर्स्ट लाइन राइम करती है थर्ड के साथ, सेकंड करती है फोर्थ के साथ, इस तरह से। देन टोन क्या है, स्पीकर क्या फील करते हैं। मूड का मतलब पढ़ने के बाद रीडर का कैसा मूड होता है, स्पीकर कौन है। एलिट्रेशन मतलब सेम कांस्टेंट साउंड आसपास जब रिपीट होती है। नाउ द पोएम में बी इंटरप्रिटेड एज एन एलिग्री। एलिग्री भी एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है जिसे राइटर्स यूज करते हैं अपनी राइटिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। एलिग्री में क्या है, जो चीज़ लिखी जाती है उसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट जो रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा, और एक छिपा हुआ हिडन मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8th क्लास की एक पोएम आपको याद हो, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, उसमें क्या था, बहुत छोटी सी पोएम थी। मिसेस जॉन्स हैं जिनको अपना गार्डन अलग तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है, वहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स हैं, अपने गार्डन को वो एक फ्लावर बुलाती थी, और अजीब सा एक सनडायल है, बहुत जॉयफुल फील करती है अपने गार्डन को देखकर, नेबर्स को बुलाती हैं उसे दिखाने के लिए, लेकिन उनको वो देखने में थोड़ा अलग लगता है। अब ये तो सीधा मीनिंग हो गया, आपने मिसेस जॉन्स के बारे में पढ़ा जिनको गार्डन अलग तरीके से मेंटेन करना पसंद है, लेकिन जो डीपर मीनिंग था राइटर का पोएम लिखने के पीछे वो ये था कि लाइफ में सभी की चॉइसेस डिफरेंट होती है, हर किसी को एक ही तरह की चीज़ें पसंद आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एलिग्री। ओके, सो आप ये राइटर कहते हैं कि इस पोएम को आप एक एलिग्री भी कह सकते हैं, मतलब इसमें एक हिडन मीनिंग भी छिपा है। कैसे? एलिग्री पहले तो वही बताया है क्या, एक लिटरेरी डिवाइस है राइटिंग में जिसको यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एक लार्जर आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, दैन दोज प्रेजेंटेड। आपने जो प्रेजेंट किया है आइडिया एक्चुअली में उससे बहुत बड़ा है, विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैम। सीधा सीधा अपना आइडिया नहीं लिख देते, सीधा नहीं लिखेंगे कि लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद आती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे दूसरी चीज़, लेकिन मीनिंग उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, एलिग्री दो लेवल्स पर ऑपरेट करती है, एक जो सरफेस मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग जो आप समझ रहे हैं, और एक होता है डीपर मीनिंग। ठीक, अपॉन कंसिडरिंग दिस पोएम एज एन एलिग्री, अगर इस पोएम को आप एक एलिग्री की तरह देखें, द गार्डन कुड सिंबलाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नेचर। तो गार्डन, एक तो आपको समझ में आ रहा है कि गार्डन है, एक पेंटिंग है, लेकिन गार्डन आपकी लाइफ के या नेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को का एक सिंबल हो सकता है। कैसे? जैसे लाइफ की जर्नी और ग्रोथ से अगर हम गार्डन को कंपेयर करें, गार्डन है उसमें मौसम बदलते रहते हैं, फूल खिलते हैं, ये हमारी लाइफ की जर्नी को दिखाता है। लाइफ में भी हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारी एग्जिस्टेंस का जो नेचर है वो साइक्लिक है। आपकी लाइफ में भी आप देखेंगे सुख आते हैं, दुख आते हैं, परेशानियाँ आती है, वापस आप उनको कॉन्कर करते हैं, फिर से हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती है, फिर दुख आएंगे। तो जैसे ये लाइफ में चलता रहता है, ऐसे ही गार्डन में भी कभी बसंत आती है, अच्छा मौसम होता है, सर्दी भी आती है, गर्मी। ठीक है, तो वो जो सीजन्स हैं उसको कंपेयर किया गया है हमारी लाइफ का जो साइक्लिक नेचर है उसके साथ। ओके, या फिर हार्मनी एंड डाइवर्सिटी, द इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द गार्डन। गार्डन में जैसे अलग अलग कलर्स हैं, इंटरैक्ट करते हैं,
ये सिंबल हो सकता है ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड हार्मनी इन आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया में भी हमें डाइवर्सिटी चाहिए। अगर एक गार्डन में आप जाते हैं, बहुत दूर तक एक ही तरह के फ्लावर्स हैं, उससे ज़्यादा बेटर आपको वो गार्डन लगेगा जहाँ पर अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, डाइवर्सिटी है। ऐसे हमारी दुनिया है, इसमें भी डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी के साथ साथ हम सब मिलकर रहे, हार्मनी भी ज़रूरी है। तो उसकी इम्पॉर्टेंस को भी एक तरह से, ये डीपर मीनिंग हो सकता है जो राइटर ने इस पोएम को लिखा है उनका। खैर, कोई क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर, ये सिर्फ एक और नया लिटरेरी डिवाइस आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, एलेगरी। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। पोएम से एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, रीड करिए एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करिए। ओके, सो ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। पोएट ने कहा है कि जो सीड्स हैं वो एक पेंटर के ब्रश के स्ट्रोक्स के जैसे हैं। प्लांटेड ट्रू, सीड्स जिन्हें बहुत अच्छे से प्लांट किया है गार्डनर ने। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, जो वेट कर रहे हैं स्प्रिंग के आने का, जिसके बाद वो वाइब्रेंट, बहुत गहरे डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट शेड्स में आपको वहाँ शेड्स आपको दिखाई देंगे जब फ्लावर्स ब्लूम होंगे। तो क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ यूज्ड अ मेटाफॉर इन ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स। जो डायरेक्ट कंपैरिजन किया है यहाँ पर पोएट ने, ब्रश स्ट्रोक्स को क्या बताया है, सीड्स, हमारे जो बीज है वो ब्रश स्ट्रोक्स हैं। ब्रश के स्ट्रोक्स इन्हें बोलते हैं ना, ये जो डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं पेंटर जो यूज़ करते हैं। जैसे पेंटर्स के लिए ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो डिफरेंट कलर्स देते हैं, कलरफुल बनाते हैं पिक्चर को, वैसे ही एक गार्डनर के लिए क्या है, सीड्स हैं जो बाद में ग्रो करेंगे और गार्डन को कलरफुल बनाएंगे, क्योंकि उनमें फूल खिलेंगे उन प्लांट्स पर। तो यहाँ पर मेटाफॉर यूज हुआ, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया ब्रश स्ट्रोक्स का सीड से। विच ऑप्शन फ्रॉम द गिवन दोज गिवन बिलो यूज अ मेटाफॉर। नीचे किसमें मेटाफॉर को यूज किया गया है। हर मदर्स हार्ट हर्ड हर हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट विद काइंडनेस। इसमें कोई मेटाफॉर नहीं है। उनकी मदर ने उनकी जो हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट थी वो बहुत ध्यान से सुनी, बहुत काइंडनेस के साथ सुनी। ठीक है, कोई सिंपली मदर ने कितने काइंडली बात सुनी वो बताया गया है। शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उनका दिल सोने का है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका दिल सचमुच सोने का है, उनके दिल को सोने से कंपेयर किया गया है। अब कंपेयर ऐसा नहीं किया कि उनका दिल सोने के जैसा है, वो तो अलग हो जाता, दिल को ही सोने का बता दिया, यानी कि डायरेक्ट कंपेयर किया है। गोल्ड का क्या मतलब है, हार्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड का मतलब उनका जो दिल है उसमें काइंडनेस है, गुडनेस है, वो बहुत जेनरस है। ठीक है, तो इसमें मेटाफॉर यूज हुआ है, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, टिक कर लीजिए। नाउ हर हार्ट डिड अ डांस ऑफ जॉय ऑन सीइंग द न्यू डॉल। इसमें भी कोई मेटाफॉर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका जो दिल है वो खुशी से झूम उठा जब उसने अपनी डॉल को देखा। इसमें पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ों की वाली एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि दिल झूम उठा, डांस करने लगा, तो दिल नाचने लगा एक तरह से। अब डांस करना ह्यूमन क्वालिटी है, उसको जब हार्ट डांस करने लगा तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा, मेटाफॉर नहीं होगा। शी हैज़ अ वेरी काइंड हार्ट, बिना कोई कंपेयर किए सीधा एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी, उसका दिल बहुत अच्छा है, काइंड हार्ट है, दयालु है। ठीक है, इसमें कोई मेटाफॉर नहीं है, तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन 2, उसका दिल सोने का है, सचमुच सोने का नहीं है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेज अप्रोप्रिएटली, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आपको सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है। अ फ्रेज प्लांटेड ट्रू इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इम्प्लाइज, ये कहा गया है कि जो प्लांट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्लांट किया गया है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, प्लांटेड ट्रू का मतलब है द सीड्स आर प्लांटेड केयरफुली एंड करेक्टली, implies that the seeds are planted carefully, सीड्स को बहुत केयरफुली प्लांट किया है गार्डनर ने इस उम्मीद में, प्लांटेड केयरफुली इन द होप फॉर हेल्दी ग्रोथ, कि वो अच्छे से ग्रो करेंगे। वाई हैज़ द पोएट यूज द वर्ड ह्यू इंस्टेड ऑफ कलर्स इन दिस एक्सट्रैक्ट। ये नहीं कहा कि डिफरेंट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे, पोएट ने कहा वाइब्रेंट ह्यूज दिखेंगे। तो ह्यू को यूज किया गया है पोएम को और ज़्यादा आर्टिस्टिक और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि ट्रू के साथ ह्यू राइम करता है। ओके, राइमिंग भी बहुत ज़रूरी है उसमें, और इससे कलर्स बड़ा ही एक नॉर्मल सा वर्ड हो जाता। जब ह्यू यूज़ किया,
ह्यू मतलब एक ही कलर के भी अगर रेड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड एक ही तरह का रेड दिखेगा, रेड के भी डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट टोन आपको दिखाई देंगे एक गार्डन में। तो इससे पोएम जो है और ज़्यादा आर्टिस्टिक और एक नया पोइटिक इफेक्ट आता है उसमें। तो इसमें आप लिखेंगे टू मेक द पोएम मोर आर्टिस्टिक। हम शॉर्ट में आंसर्स लिख रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क में ही आते हैं एग्जाम में, जहाँ एक्सट्रैक्ट गिवन हो और क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हो। इसलिए कंपेयर द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। जिसे एनालॉजी में हम कंपेयर करते हैं, जो रिलेशन समर का हॉट के साथ है वही स्प्रिंग का किसके साथ होगा। समर्स आप देखेंगे अपनी हीट के लिए जानी जाती है, तो इसलिए हॉट के साथ कंपेयर किया। स्प्रिंग किस लिए जाना जाता है, स्प्रिंग वाइब्रेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत कलरफुल एनवायरनमेंट होता है, लाइवली होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्प्रिंग का कंपैरिजन, सेम कंपैरिजन है वाइब्रेंट के साथ। समर्स जैसे हॉट होती है ऐसे स्प्रिंग वाइब्रेंट होती है ना। डिफरेंट बहुत ही अच्छे कलर्स आपको आपके आसपास उसमें दिखेंगे। नेक्स्ट इज सेलेक्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। गार्डनर्स वेट फॉर स्प्रिंग, सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, गार्डनर्स वेट करते हैं स्प्रिंग का। गार्डन्स आर वर्थ पेंटिंग इन स्प्रिंग, क्योंकि गार्डन पेंटिंग के लायक हो जाते हैं स्प्रिंग में। ऐसा नहीं है, वो स्प्रिंग का वेट इसलिए करते हैं कि जो सीड्स उन्होंने बोए हैं वो उगेंगे और बहुत कलरफुल पेंटिंग के जैसा उनका गार्डन दिखेगा। ऐसा नहीं कि उनको पेंटिंग करनी है स्प्रिंग में। तो असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन इसमें फॉल्स है। असर्शन इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे आते हैं, एक और एक्सट्रैक्ट दिया है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, हर एक जो प्लॉट है लैंड का, जमीन है, वो बड़े से कैनवस के जैसा दिखता है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहाँ पर जब उस प्लॉट के ऊपर फ्लावर्स उगेंगे तो आर्टिस्टिक तो वो दिखेगा ही, डिफरेंट आपको कलर्स उसमें दिखाई देंगे, और ग्रास होगी ग्रीन, हर कलर के डिफरेंट ह्यूज, डिफरेंट शेड्स होंगे। लेकिन उस ऐसा नहीं है, जो पेंटर पेंट कर रहे हैं उनकी चीज़ें वो नॉन लिविंग है। कोई पेंटिंग आपने कर दी लेकिन गार्डन लिविंग भी है। तो गार्डन में आर्ट और लाइफ दोनों कोइंसाइड होती है, साथ में आती है, ओके, एक साथ आकर मिलती है। क्वेश्चन है व्हाट डज ईच प्लॉट रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। ईच प्लॉट का क्या मतलब है, मीन्स एवरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हर एक लैंड का जो स्मॉल पीस है वो बड़े से कैनवस के जैसा है। एवरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, प्लॉट तो आप समझते ही होंगे, पीस ऑफ लैंड। स्टेट विच ऑप्शन इमिटेट्स द राइम स्कीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। इसमें कौन सी राइम स्कीम है। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, ये दोनों आपस में लास्ट जो वर्ड्स हैं वो राइम कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ब्यूटिफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड चेयर, सही है। ब्यूटिफुल एंड क्लियर, लाफ्टर एंड टीयर्स। क्लियर और टीयर्स नहीं राइम करते हैं, क्लियर टीयर फिर भी थोड़ा करते, तो इसमें ये सही है राइम स्कीम, क्योंकि हमारे इसमें भी ए लास्ट की ये राइम करते हैं, और यहाँ पर भी क्लियर और चेयर राइम कर रहे हैं। फर्स्ट इज करेक्ट। सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट कन्वेज द गार्डनिंग ब्लेंड्स आर्टिस्टिक ब्यूटी विद नेचुरल ग्रोथ। कौन सी लाइन है एक्सट्रैक्ट में जो बताती है कि गार्डन में ब्लेंड होते हैं, साथ में मिलते हैं आर्टिस्टिक ब्यूटी और नेचुरल ग्रोथ। यही लाइन है सेकेंड वाली, वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। ये आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। ये पूरी लाइन आप लिख देंगे जहाँ पर आर्ट और लाइफ कोइंसाइड होती है। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेज अप्रोप्रिएटली। कंपेयर करिए। द प्लॉट इज लिंक टू अ कैनवस, प्लॉट को लिंक किया गया है कैनवस के जैसा, प्लॉट एक बड़े से कैनवस के जैसा है। सजेस्टिंग दैट, ये क्या सजेस्ट करता है, ये बताता है कि वो एक जो हमारा गार्डन है, प्लॉट है, वो जगह है, प्लेस है जहाँ पर गार्डनर्स ब्यूटी को क्रिएट करेंगे, जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग क्रिएट करते हैं कैनवस के ऊपर। ये देखा जाए तो मेन मेटाफॉर है आपके पोएम की। इट सजेस्ट्स दैट, अभी ये थोड़ा बड़ा ही होगा, ये सजेस्ट करता है दैट जो प्लॉट है इट इज़ अ प्लेस, वो जगह है, वेयर जहाँ पर गार्डनर्स क्रिएट ब्यूटी, वो बीज बोते हैं, फिर प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनमें फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, तो ब्यूटी को वो क्रिएट करते हैं द सेम वे, जस्ट एज, जैसे कि
just as artists create painting on a canvas, जैसे वो कैनवस के ऊपर पेंटिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉट इज जस्ट लाइक अ कैनवस, कैनवस पर आर्टिस्ट्स पेंटिंग बना रहे हैं और प्लॉट पर गार्डनर्स ब्यूटी को क्रिएट कर रहे हैं। वाई हैज़ द पोएट मोस्ट लाइकली यूज द वर्ड वाइड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन कैनवस वाइड, जो पोएट है उन्होंने लॉन्ग कैनवस क्यों नहीं कहा, कैनवस वाइड क्यों कहा है, वाइड वर्ड क्यों यूज़ किया है। तो लॉन्ग मतलब सिर्फ लेंथ होती, लॉन्ग सिर्फ ये बताता कि लंबा सा एक कैनवस है। वाइड का मतलब हो गया कि जो आर्टिस्ट हैं उसके पास एक बहुत लार्ज कैनवस है, बड़ा कैनवस है, मतलब बहुत स्पेस है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। तो जो वाइड वर्ड है ये ओपननेस को और आर्टिस्ट की फ्रीडम को शो करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं फिफ्थ का आंसर, दैट द वर्ड लॉन्ग, अगर ये लॉन्ग वर्ड यूज करते हैं पोएट, टेल्स अस अबाउट लेंथ, वो सिर्फ लेंथ के बारे में बात करता है, बट वाइड मेक्स अस, लेकिन जो वर्ड यूज हुआ है वाइड, इट मेक्स अस इमेजिन, जब आप वो पढ़ते हैं वाइड कैनवस, बहुत बड़ा कैनवस है, तो आप इमेजिन करते हैं एक लार्ज कैनवस को, अ लार्ज कैनवस विद इनफ स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, जहाँ पर काफ़ी स्पेस है क्रिएटिविटी के लिए, फॉर क्रिएटिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ गिव रीजन फॉर द कंपैरिजन मेड बाय द पोएट इन द पोएम। पोएम में पोएट ने जो कंपैरिजन किए हैं उनके रीजंस आपको बताने हैं। अ पेंटर इज कंपेयर टू अ गार्डनर बिकॉज, पेंटर को गार्डनर से कंपेयर किया गया है क्योंकि दोनों ही ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। जो पेंटर है वो कैनवस के ऊपर ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं और जो गार्डनर हैं वो गार्डन को ही एक पिक्चर के जैसा, मतलब वहाँ पर सॉइल को, सीड को और फ्लावर्स को यूज़ करके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाते हैं। बिकॉज बोथ क्रिएट ब्यूटी, सिंपल आंसर है, दोनों ब्यूटी क्रिएट कर रहे हैं। अ पैलेट इज लाइक अर्थ, अर्थ जो है एक पैलेट के जैसा है क्योंकि दोनों में ही अर्थ और पैलेट दोनों वो बेस प्रोवाइड कराते हैं जहाँ से क्रिएशन शुरू होती है। जैसे एक आर्टिस्ट है वो पैलेट के ऊपर कलर्स को मिक्स करते हैं, वैसे ही गार्डनर उनके जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स को ग्रो करते हैं सॉइल में। सो अ पैलेट इज लाइक अर्थ एज बोथ आर द बेस, क्योंकि दोनों वो बेस है जहाँ पर ब्यूटीफुल क्रिएशन शुरू होगी, वेयर ब्यूटीफुल क्रिएशन, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट किया जाएगा, बिगिन। ओके, द ब्रश स्ट्रोक्स आर लाइक सीड्स, ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो सीड्स के जैसे हैं क्योंकि दोनों ब्यूटीफुल क्रिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट है। ब्रश स्ट्रोक्स पेंटिंग्स को क्रिएट करते हैं और सीड्स ब्यूटीफुल गार्डन को क्रिएट करते हैं। बिकॉज बोथ आर फर्स्ट स्टेप, बोथ आर द फर्स्ट स्टेप, या फिर आप लिख सकते हैं बोथ आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, बोथ आर द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ब्यूटी, ब्यूटी को क्रिएट करने के लिए दोनों ही पहले स्टेप्स हैं, सीड्स को सो करना या फिर ब्रश स्ट्रोक से पेंटिंग स्टार्ट करना। अ कैनवस इज सिमिलर टू अ गार्डन, एक कैनवस जो है गार्डन प्लॉट के जैसा है क्योंकि दोनों ही वो सरफेस देते हैं जहाँ पर क्रिएटिविटी एक तरह से शेप लेती है। कैनवस एक आर्टिस्ट का वर्क प्लेस है और प्लॉट एक गार्डनर का वर्क प्लेस है। सो आप लिख सकते हैं दोनों कैनवस एक गार्डन प्लॉट के जैसा है क्योंकि दोनों ही स्टार्टिंग में बिल्कुल ब्लैंक होते हैं और ओपन स्पेस होता है दोनों में, जिसको क्रिएटिविटी के थ्रू आप ब्यूटीफुल क्रिएशन में चेंज कर सकते हैं। प्लॉट एज बोथ आर ब्लैंक ओपन स्पेसेस, दोनों ही ब्लैंक और ओपन स्पेसेस हैं, दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड, जिन्हें बाद में ट्रांसफॉर्म किया जाता है थ्रू क्रिएटिविटी।
क्रिएटिविटी के थ्रू। क्रिएटिविटी, कैनवस भी आप देखेंगे बिल्कुल एक प्लेन फैब्रिक होता है स्टार्टिंग में, जब तक कि कोई आर्टिस्ट उस पर ब्यूटीफुल पेंटिंग ना क्रिएट करे। ऐसे ही नॉर्मल गार्डन के प्लॉट को आप देखेंगे, वो भी खाली दिखाई देगा, मिट्टी आपको दिखेगी सिर्फ ब्राउन कलर, जब तक कि कोई गार्डनर उसको एक ब्यूटीफुल गार्डन में ना कन्वर्ट करे। ओके, नेक्स्ट, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। हाउ डज द मेटाफॉर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग एज एन आर्ट फॉर्म। जैसे एक मेटाफॉर यूज किया गया है, कंपेयर किया गया है सीड्स को ब्रश स्ट्रोक से, तो कैसे इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है कि गार्डनिंग सिर्फ कोई ऐसा काम नहीं है बल्कि वो एक आर्ट फॉर्म है। आंसर आप लिखेंगे। सो द मेटाफॉर ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, ये जो मेटाफॉर है कि सीड्स ब्रश स्ट्रोक्स के जैसे हैं, इट शोज दैट गार्डनिंग इज एन आर्ट। ये हमें बताता है कि गार्डनिंग भी एक आर्ट फॉर्म है। बिकॉज जस्ट एज एन आर्टिस्ट क्रिएट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, जैसे एक आर्टिस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग क्रिएट करते हैं ब्रश के साथ, उसी तरह से अ गार्डनर क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल गार्डन, गार्डनर भी ब्यूटिफुल गार्डन को क्रिएट करते हैं बाय प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को प्लांट करके, और सीड्स को वो बहुत केयरफुली, केयर के साथ और क्रिएटिविटी के साथ प्लांट करते हैं। तो गार्डनर एक आर्टिस्ट है और गार्डनिंग एक आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, now what can you infer about a poet's perspective on the relationship between nature and creativity from the following lines। इन लाइन से आप क्या इन्फर करते हैं, क्या पता लगा पाते हैं, पोएट का क्या पर्सपेक्टिव है नेचर और क्रिएटिविटी के रिलेशनशिप के बारे में। तो लाइन है, ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड, हर एक प्लॉट बड़े से कैनवस के जैसा है, जहाँ पर आर्ट और लाइफ कोइंसाइड होते हैं, साथ में आते हैं। सो इससे हमें पता लगता है दैट द पोएट बिलीव्स, पोएट का ये मानना है दैट नेचर एंड क्रिएटिविटी आर क्लोजली कनेक्टेड। नेचर में भी बहुत क्रिएटिविटी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लोजली कनेक्टेड है। एवरी गार्डन प्लॉट इज लाइक अ कैनवस, हर एक गार्डन का जो प्लॉट है खाली कैनवस के जैसा है। वेयर द गार्डनर क्रिएट्स ब्यूटी, जहाँ पर गार्डनर्स ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। अ गार्डन इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल लाइक अ पेंटिंग, वो सिर्फ पेंटिंग के जैसा ब्यूटिफुल नहीं है, बट ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ भी है, उसमें सभी लिविंग चीज़ें आपको मिलेगी, प्लांट्स हैं या बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं या बर्ड्स हैं, लिविंग भी है वहाँ पर। दैट शोज दैट आर्ट एंड नेचर एग्जिस्ट टुगेदर, जिससे हमें पता लगता है कि आर्ट और नेचर एक गार्डन में साथ में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द इमेजरी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। क्या आपको लगता है पोएम में जो इमेजरी यूज की गई है, कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनको पढ़ के एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट होती है, तो उससे रीडर के माइंड में क्या एक विविड पिक्चर, विविड मतलब बहुत कलरफुल, बहुत ब्राइट पिक्चर, क्लियर पिक्चर क्रिएट होती है। इफ येस देन वाई, इफ नो देन वाई नॉट। तो बिल्कुल अच्छे से इमेजरी को यूज किया है पोएट ने। यस, द इमेजरी इन द पोएम सक्सेसफुली पेंट्स अ विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, रीडर के माइंड में एक विविड पिक्चर क्रिएट करती है पोएम की इमेजरी। पोएट ने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं। द पोएट यूजेज वर्ड्स लाइक पैलेट, brush strokes, blossoms, shades of green, red and blue to create the image of colorful and beautiful garden that looks like a living painting। इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद एक इमेज आ जाती है हमारे माइंड में, एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर गार्डन की, जो एक लिविंग पेंटिंग के जैसा दिखता है। पेंटिंग के जैसा है लेकिन लिविंग भी है, उसमें जिंदा चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ सपोर्ट द व्यू that the poet's mention in of the color yellow beside red, blue and green would have lent effectively to the imagery। इस व्यू को आपको सपोर्ट करना है कि अगर पोएट येलो कलर को भी मेंशन कर देते, उन्होंने कहा कि रेड, ब्लू और ग्रीन के ह्यूज आपको दिखाई देंगे। तो जब आप इमेजिन करते हो, आइज क्लोज करिए, तो एक गार्डन आपके माइंड में आता है, ग्रीन के डिफरेंट शेड्स हैं, ग्रास है वहाँ पर, डिफरेंट ग्रीन के अलग अलग शेड्स में आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, रेड और ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बटरफ्लाइज हैं। अगर येलो और ऐड कर देते तो इमेजरी और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती। तो बिल्कुल बहुत सारी येलो चीज़ें होती है, लीव्स कहीं ना कहीं जब गिरने से पहले सूख जाती है तो येलो दिखाई देती है, वो एक ब्यूटीफुल इमेजरी क्रिएट करता, सन या फिर येलो फ्लावर्स। तो येस, द एडिशन ऑफ कलर येलो वुड हैव मेड द इमेजरी इवन मोर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। अगर पोएट येलो कलर और ऐड कर देते इसमें, तो उससे इमेजरी और ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती। येलो फ्लावर्स, सनलाइट
एंड ब्लूमिंग पार्ट्स वुड हैव एडेड ब्राइटनेस टू द गार्डन, है ना। अगर आप एक पिक्चर बना रहे हैं उसमें ये कलर्स हैं ब्लू, रेड और ग्रीन, लेकिन अगर थोड़ा येलो का शेड भी आप ऐड कर दे, थोड़े येलो फ्लावर्स हो, येलो सन ऐड कर दे, या फिर जो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, नई पत्तियां आती हैं, ग्रीन ना होके थोड़ा येलोइश कलर होता है उनका, वैसा वो करे तो और ज़्यादा गार्डन में ब्राइटनेस आ जाएगी। एंड स्ट्रेंथन द पिक्चर ऑफ नेचर एज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, और जो पेंटिंग है नेचर की वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगी, उसकी ब्यूटी को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। ओके, नाउ कंसिडरिंग द लाइन गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, इस लाइन को कंसिडर करिए, गार्डन स्टिल पेंटिंग बन जाता है। कैन यू इंटरप्रेट अबाउट द पोएट्स व्यू ऑन द टाइमलेसनेस ऑफ नेचर्स ब्यूटी, क्या इसमें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पोएट का क्या व्यू है, जो नेचर की ब्यूटी है वो टाइमलेस है, हमेशा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, एंडलेस है वो। तो द पोएट बिलीव्स दैट नेचर्स ब्यूटी इज टाइमलेस, डेफिनेटली पोएट का मानना है कि नेचर की ब्यूटी टाइमलेस है। विद द केयर एंड हार्ड वर्क ऑफ गार्डनर्स जो केयर करते हैं गार्डन को, हार्ड वर्क करते हैं उसमें, गार्डन्स ऑलवेज रिमेन ब्यूटिफुल लाइक पेंटिंग्स, जैसे पेंटिंग हमेशा ब्यूटीफुल आपको दिखाई देगी वैसे ही गार्डन भी हमेशा ब्यूटीफुल रहते हैं। एवरी सीजन ब्रिंग न्यू लाइफ एंड कलर्स, हर एक नया सीजन जब आता है नई लाइफ, नए कलर्स लेकर आता है गार्डन में, मेकिंग नेचर्स ब्यूटी फ्रेश एंड एवर लास्टिंग, जिससे नेचर की ब्यूटी और ज़्यादा फ्रेश और एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली लगती है। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन से कि गार्डन एक स्टिल पेंटिंग के जैसा बन जाता है, पोएट कह रहा है कि नेचर की ब्यूटी टाइमलेस है, वो एवर लास्टिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कैनवस ऑफ सॉइल, पोएम का टाइटल है कैनवस ऑफ सॉइल, जस्टिफाई करिए। सो द टाइटल कैनवस ऑफ सॉइल, सॉइल का कैनवस इज अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही टाइटल है, बिकॉज द पोएट कंपेयर्स द सॉइल टू एन आर्टिस्ट कैनवस, क्योंकि पोएट ने सॉइल को एक आर्टिस्ट के कैनवस से ही तो कंपेयर किया है पूरी पोएम में। जस्ट एज एन आर्टिस्ट क्रिएट अ पेंटिंग ऑन द कैनवस यूजिंग कलर्स एंड ब्रशेस, जैसे आर्टिस्ट एक पेंटिंग क्रिएट करते हैं कैनवस पर कलर्स और ब्रशेस को यूज करके, वैसे ही अ गार्डनर क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल गार्डन, गार्डनर भी एक ब्यूटीफुल गार्डन क्रिएट करता है ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर, जैसे वो कैनवस के ऊपर करता है आर्टिस्ट, वैसे ही गार्डनर सॉइल के ऊपर करता है यूजिंग सीड्स, प्लांट्स एंड फ्लावर्स। द टाइटल हाईलाइट्स दैट नेचर एंड गार्डनिंग आर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, टाइटल बताता है कि नेचर, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लाइन को। देखिए बहुत छोटे आंसर्स मत लिखिएगा, क्योंकि 9th क्लास है, ऑब्वियसली थोड़े इफेक्टिव होने चाहिए। जो आंसर्स हमने लिखे हैं बहुत शॉर्ट भी नहीं है और कोशिश की है कि बहुत लॉन्ग भी ना हो, लेकिन जितनी ज़रूरत है क्वेश्चन को आंसर करने में उतने हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ओके, नेक्स्ट, चलिए ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि ये बड़ी ही बेसिक कंप्लेंट है आपकी कि थोड़ा आंसर शॉर्ट होने चाहिए, लेकिन बहुत शॉर्ट आंसर्स भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। आंसर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, नेक्स्ट, नाउ वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट, कुछ नए वर्ड सीखते हैं, वोकैबुलरी को एनहांस करते हैं। सो द पोएट रेफर्स टू द शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, पोएट ने बताया है रेड, ग्रीन और ब्लू के शेड्स के बारे में पोएम में। लेट अस रीड सम ऑफ द नेम्स ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ दीज कलर्स। जनरली इन सभी को हम रेड ही बोलेंगे, लेकिन हम वोकैबुलरी इन्हांस कर रहे हैं, तो रेड में भी जो डिफरेंट शेड्स हैं उनके क्या नाम है वो देखते हैं। ये है रस्टी रेड, ये है सामन, एल साइलेंट रहेगा, सामन, स्कारलेट, क्रिम्सन, ब्लड रेड, और ये है वर्मिलियन। ओके, रेड के डिफरेंट शेड्स के ये नाम हैं। आगे आते हैं ग्रीन, ये है पाइन ग्रीन, उसके बाद ग्रीन के डिफरेंट शेड्स, इंडिया ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जेड, ऑलिव एंड पिस्ताशियो। नेक्स्ट ब्लू, नेवी ब्लू, देन इंडिगो, कोबाल्ट ब्लू, डेनिम, स्काई ब्लू एंड आइस ब्लू। ओके, नाउ डिस्कस इन पेयर, साथ में दो दो बच्चे आप डिस्कस करेंगे। एनी 2 थिंग्स दैट यू कैन एसोसिएट विद दीज कलर्स, कौन सी 2 चीज़ें इन कलर्स के साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे रस्टी रेड, कौन से 2 चीज़ें रस्टी रेड आपको दिखाई देगी। ब्रिक्स देख लीजिए, ब्रिक की जो वॉल है रस्टी रेड होती है, बाकी रस्टेड आयरन भी थोड़ा ऐसा ही हो जाता है रस्टी रेड। देन सामन आपको दिखेगा, सामन फिश अगर आपने देखी हो उसका यही कलर होता है,
फिर पिंक रोज थोड़ा सामन कलर का होता है, पीच फ्लावर अगर आप देखें। देन स्कारलेट में स्कारलेट रोज, लेडी बर्ड जो है वो स्कारलेट कलर होती है जिसके ऊपर ब्लैक डॉट्स होते हैं। देन हिबिस्कस भी थोड़ा स्कारलेट कलर का होता है। क्रिम्सन की बात करें, क्रिम्सन रोज, रोज में आपको मोस्टली जो रेड के शेड्स हैं वो मिल जाएंगे। पोमेग्रेनेट जो है वो भी क्रिम्सन कलर का होता है, उसके सीड्स स्पेशली। और चेरीज, राइप चेरीज भी क्रिम्सन कलर की होती है। ब्लड रेड में आप एक्स्ट्रा राइप टमेटो देख सकते हैं, या फिर रेड चिली थोड़ा इस कलर की हो सकती है। ओके। देन वर्मिलियन में सिंदूर जो लगाते हैं हिंदूज में वो इस कलर का होता है। देन मैरीगोल्ड, एक मैरीगोल्ड होता है इस कलर का भी, जनरली येलो भी होता है लेकिन वर्मिलियन कलर का भी होता है, ठीक है। टेम्पल में जो तिलक लगता है वो भी ऐसा ही होता है। सनसेट के टाइम पर भी हम बोलते हैं कई बार वर्मिलियन कलर दिखाई देता है। आगे आते हैं पाइन ग्रीन, पाइन ट्री पाइन ग्रीन कलर का होता है, और क्रिसमस ट्री भी पाइन ग्रीन कलर का होता है। पैडी फील्ड आप देखेंगे थोड़ा ऐसा दिखेगा। इंडिया ग्रीन में आपको इंडियन फ्लैग में जो ग्रीन कलर है वो इस कलर का होता है। देन टी गार्डन्स इंडिया ग्रीन कलर के होंगे, पैडी फील्ड्स। ओके। ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल ग्रीन में ग्रीन एप्पल, रॉ मैंगो भी थोड़ा इस कलर का होता है। पेयर मिल जाएगा इस कलर में, और फ्रेश लीव्स कुछ इस कलर की होती है। ग्रेप्स भी एप्पल ग्रीन कलर के होते हैं कई बार। जेड में आपको जेड स्टोन इस कलर का होता है, और उसी के नाम पर जेड कलर नाम दिया गया है। फिर इंडोर प्लांट्स हमारे कई जेड कलर के होते हैं। बैम्बू लीव्स जेड कलर की होती है। कैक्टस, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो जेड कलर का है। ये जो हमारा नहीं, ये इसके इसी जेड ही कलर है ये जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं ऑलिव पर। ऑलिव जो फ्रूट है वो ऑलिव कलर का होता है, उसी से नाम मिला है इसको। आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो ऑलिव कलर की होती है। सैलेड में भी जो ऑलिव्स आप खाते हैं वो इसी कलर की होंगी। ड्राई लीव्स कई बार ऑलिव कलर की हो जाती है। फिर है पिस्ताशियो, पिस्ताशियो जो नट्स हैं उससे नाम मिला है इसको। पिस्ता भी जिसको आप कहते हैं वो इसी कलर का होता है। फिर आइसक्रीम का भी कलर आपने देखा होगा, पिस्ता की जो आइसक्रीम है वो पिस्ताशियो कलर की होते हैं। मिंट स्वीट्स भी इस कलर की होती है। सॉफ्ट, अगर आप ग्रीन टी की लीव्स को देखेंगे वो भी इस कलर की होती है। अब आते हैं ब्लू पर। नेवी ब्लू, नेवी की यूनिफॉर्म या डीप सी या स्कूल की का जो ब्लेजर है मोस्टली स्कूल्स का वो नेवी ब्लू कलर का होता है। देन इंडिगो में आपको फैब्रिक मिल जाएंगे बहुत सारे इंडिगो कलर के। इवनिंग स्काई थोड़ा सा इंडिगो कलर का आप कह सकते हैं। कोबाल्ट ब्लू में आपको पॉटरी, जो ब्लू पॉटरी है वो होगी। टाइल्स हो सकती है कोबाल्ट ब्लू कलर की। वास हो सकती, पीकॉक के फेदर होते हैं कोबाल्ट ब्लू कलर के। ओके। देन डेनिम में जीन्स मिल जाएंगे, डेनिम जैकेट, स्कूल का बैग है ना, कैजुअल शर्ट डेनिम कलर की होती है। स्काई ब्लू में क्लियर स्काई इस कलर का होता है, और स्काई ब्लू कलर आपको कहाँ मिलेगा? स्विमिंग पूल वाटर थोड़ा हो सकता है स्काई ब्लू कलर का। बर्ड्स के एग्स होते हैं इस कलर के जनरली। आइस ब्लू में जो ग्लेशियर्स में फ्रोजन लेक होती है वो आइस ब्लू कलर की होती है। स्नो या आइसी माउंटेन थोड़ा आइस ब्लू कलर के होते हैं। ओके। चलिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ें आपको अगर इन कलर्स में मिले वो आप बता सकते हैं। नाउ यू हैव स्टडीड पेंटिंग रिलेटेड वर्ड्स, पेंटिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपने पढ़े। पैलेट पढ़ा, पैलेट हमने देखा भी, जिसके ऊपर हम डिफरेंट कलर्स को, ऐसा होता है कलर्स को मिक्स किया जाता है ना पेंटर्स के हाथ में, ब्रश से वो कलर्स को मिक्स करके फिर पेंटिंग में करते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स के बारे में आपने पढ़ा, शेड्स, ह्यू, कलर्स, कैनवस। नाउ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस इन पेयर्स व्हाट द अंडरलाइन पेंटिंग रिलेटेड वर्ड माइट मीन। अंडरलाइन में ओके नीचे आई थिंक ब्लैंक मीन्स ब्लैंक बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट ब्लैंक। इस तरह से आप आंसर करेंगे। ओके। जैसे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है, आई थिंक पोर्ट्रेट मीन्स, पोर्ट्रेट ये वर्ड यूज हुआ है। वन स्टूडेंट फोकस्ड ऑन अ डिटेल्ड पोर्ट्रेट, एक बच्चा है जो डिटेल्ड पोर्ट्रेट के ऊपर ध्यान दे रहा है। कैप्चरिंग हिज फ्रेंड्स फीचर्स, जिसमें उसके फ्रेंड के फीचर्स को कैप्चर किया गया है। तो आई थिंक पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर ऑफ समवंस फेस। पोर्ट्रेट आपको पता होगा वैसे भी, किसी के फेस के पिक्चर को हम कहते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? पोर्ट्रेट का ये मतलब है बिकॉज द पैसेज टॉक्स अबाउट कैप्चरिंग अ फ्रेंड्स फेस फीचर्स, क्योंकि उसमें फ्रेंड के फीचर को कैप्चर करने की बात की गई है। ओके ठीक है, ये स्पीकिंग की एक्टिविटी होगी। अच्छा, वोकैबुलरी की है। ठीक, पैसेज को रीड करके ही आपको उनके मीनिंग्स बताने हैं। सो इन द आर्ट स्टूडियो यंग पेंटर्स ईगरली अप्रोच्ड देयर ईजल्स। एक आर्ट स्टूडियो में यंग जो पेंटर्स थे वो ईगरली अप्रोच करते हैं उनके ईजल्स को। ईजल्स
का मतलब पहले पढ़ लेते हैं. ईच फ्रेमिंग अ कैनवस, हर एक कैनवस को फ्रेम कर रहे थे. दैट दे हैड टू वर्क ऑन, जिनके ऊपर उन्हें काम करना था. ईजल्स एक्चुअली में वो स्टैंड होते हैं जिनके ऊपर उनका कैनवस रखा होता है. देखो इसे कहते हैं ईजल्स. तो ये आपका खाली कैनवस है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये है ईजल. ठीक है. सो ईजल्स मीन्स अ स्टैंड, वो स्टैंड्स विच इज यूज टू होल्ड अ कैनवस, जिन्हें यूज किया जाता है कैनवस को होल्ड करने के लिए. तो आई थिंक ईजल्स मीन्स टू द stands used to hold a canvas because the passage talks about young painters working on their paintings. क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि यंग पेंटर्स उनकी पेंटिंग पर काम कर रहे हैं और वो ईजल्स की तरफ ईगरली जाते हैं. ओके. द टीचर एनकरेज देम टू एक्सपेरिमेंट विद देयर डाइवर्स टोनल रेंज. एक जो कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, उन्हें हम उसकी टोन कहते हैं. तो डिफरेंट जो रेंज है, उनके टीचर उनको एनकरेज करते हैं कि डिफरेंट कलर के डिफरेंट टोन्स के साथ आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट करिए. तो टोनल रेंज का हम डायरेक्ट मीनिंग ही देख लेते हैं. टोनल रेंज का मतलब है डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स. तो आई थिंक टोनल रेंज मीन्स डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स बिकॉज द टीचर टॉक्स अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद टोनल रेंज. प्लेइंग विद शेड्स एंड ह्यूज, आप शेड्स के साथ, ह्यूज के साथ प्ले करिए. ब्रिंग देयर पेंटिंग टू लाइफ, और अपनी पेंटिंग को एक तरह से लिविंग बनाइए. नाउ वन स्टूडेंट फोकस्ड ऑन अ डिटेल्ड पोर्ट्रेट, एक बच्चा एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट पर फोकस कर रहा था. पोर्ट्रेट का मतलब हम देख चुके हैं, पिक्चर ऑफ समवन्स फेस, किसी के फेस के पिक्चर. कैप्चरिंग हिज फ्रेंड्स फीचर, वो अपने फ्रेंड के फीचर को कैप्चर कर रहा था. फर्स्ट विद केयरफुल अंडर पेंटिंग एंड देन फिलिंग द फाइनल कलर्स. पहले उसने केयरफुल अंडर पेंटिंग की. अंडर पेंटिंग मतलब पहली जो लेयर होती है पेंटिंग की, बेस लेयर पेंटिंग की, क्योंकि उसके बाद में आपको बताया गया फिर उसने फाइनल कलर्स किए उसमें. तो अंडर पेंटिंग मीन्स फर्स्ट लेयर ऑफ द पेंटिंग, बिकॉज द पैसेज सेज इट इज डन बिफोर फिलिंग द फाइनल कलर्स. अंडर पेंटिंग फाइनल कलर फिल करने से पहले की जाती है. Now, another student worked on a mural. एक बच्चा है जो म्यूरल पर काम कर रहा था. म्यूरल एक लार्ज पेंटिंग होती है जिसे वॉल के ऊपर बनाया जाता है. डिपिक्टिंग अ स्प्रिंग डे, वो एक स्प्रिंग डे बना रहा था ऑन द राइट वॉल ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के राइट वॉल पर. तो आई थिंक म्यूरल का मतलब होता है लार्ज पेंटिंग मेड ऑन अ वॉल. ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पोएम में बात की गई है क्लासरूम की राइट वॉल पर स्प्रिंग डे की म्यूरल बनाने के लिए. तो ज़रूर बड़ी पेंटिंग होगी अगर वॉल पर बनाई जा रही है. द रूम कंटिन्यू टू बज विद आर्टिस्टिक एनर्जी, उसमें बज था, बातें कर रहे थे सभी बच्चे, आर्टिस्टिक एनर्जी थी रूम में. ठीक है. हम वोकैबुलरी की बात अगर कर रहे हैं, इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर ले. प्लीज़ हर एक जो आपका सेक्शन है उसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है. इससे पहले वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए हमने डिफरेंट कलर्स देखे. अब कुछ नए पेंटिंग से रिलेटेड कुछ नए वर्ड्स देखें. ईजल का आपको मतलब पता लगा होगा, स्टैंड जिस पे कैनवस को रखा जाता है. टोनल रेंज मतलब शेड, डिफरेंट टोन्स एक कलर की. पोर्ट्रेट मतलब किसी के फेस की पिक्चर. अंडर पेंटिंग पहली लेयर जो होती है पेंटिंग की उसको अंडर पेंटिंग बोलते हैं. म्यूरल बोलते हैं वॉल के ऊपर बड़ी पेंटिंग्स को. ठीक है, आगे आते हैं. नाउ लिसन एंड रिस्पॉन्ड. अब लिसनिंग एक्टिविटी है. इंग्लिश को सुनना, बोलना, नए शब्द सीखना सब कुछ ज़रूरी है. तो नाउ यू विल लिसन टू अ यंग गर्ल डिस्क्राइब हर स्कूल गार्डन. अब एक यंग गर्ल के बारे में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो अपने गार्डन को डिस्क्राइब कर रही है. और जब आप सुन रहे होंगे आइडेंटिफाई करिए इनमें से कौन सी पिक्चर शी डज नॉट टॉक अबाउट, कौन सी पिक्चर के बारे में वो बात नहीं कर रही हैं. टीचर के लिए ट्रांसक्रिप्ट है 264 पेज पर. ओके, सो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है. क्विकली हम रीड करेंगे इंग्लिश में ही, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करेंगे इसको, आपको समझना है इंग्लिश में ही. सो गुड डे टू वन एंड ऑल. आई एम ग्लैड आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक अबाउट माई स्कूल गार्डन. I quite enjoy spending my time there before assembly and even during the nature club talks. My school garden has beautiful flowers in 3 rows. The first row just has pink flowers. The second row has red roses and the third row has white jasmines.
These usually have butterflies fluttering around them. My school garden is not just a flower garden. It has several useful plants that are placed in pots in both left corners. The right corners have potted evergreen plants that are a total of 20. The garden is symmetrically bordered with bricks. I still remember the day the members of the nature club painted these white and red. Even the grand banyan tree in the center of the garden is lined with these bricks in a circle. The art and craft club members beautified the garden by creating several items from waste materials like a small scarecrows, pinwheels and dustbins. They even painted the garden bench kept near the garden entrance. If you visit my school, do spend a little time in my school garden. Bye for now. एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया है. उन्होंने बताया कि गुड डे टू वन एंड ऑल. मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं अपने स्कूल गार्डन के बारे में बात कर रही हूँ. मुझे गार्डन में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, असेंबली टाइम के पहले और नेचर क्लब टॉक्स के टाइम पर. मेरे स्कूल गार्डन में बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं. 3 रोज में हैं. पहले रो में पिंक फ्लावर्स हैं, दूसरे में रेड रोजेस हैं, तीसरे में वाइट जासमिन्स हैं और उनके चारों तरफ बटरफ्लाइज फ्लटर करती हैं, मंडराती हैं. मेरे स्कूल गार्डन में ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फ्लावर गार्डन है, फ्लावर्स ही हैं. वहाँ पर बहुत यूजफुल प्लांट्स भी हैं जिनको लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया है पॉट्स में. फिर राइट कॉर्नर में भी पॉट्स में कुछ प्लांट्स हैं जो एवरग्रीन है और टोटल 20 प्लांट्स हैं वो. फिर गार्डन को सिमेट्रिकली बॉर्डर किया गया है ब्रिक्स से. मुझे आज भी वो दिन याद है जब नेचर क्लब के मेंबर्स ने उन ब्रिक्स को वाइट और रेड कलर से पेंट किया था. इवन बहुत बड़ा जो बनियान ट्री है वो सेंटर में है, वो भी लाइंड है उन ब्रिक्स से और सर्कल के अंदर है. आर्ट और क्राफ्ट क्लब के मेंबर्स ने गार्डन को ब्यूटिफाई किया. कुछ आइटम्स बनाए उन्होंने वेस्ट मटेरियल से, जैसे एक छोटे से स्मॉल स्केयर क्रोज बनाए, पिन व्हील्स बनाए, डस्टबिन्स बनाए. इवन स्कूल के गार्डन में जो बेंच है वो उसको भी पेंट किया है जो गार्डन एंट्रेंस के पास में रखी है. अगर आप मेरे स्कूल में आए तो प्लीज़ थोड़ा टाइम स्कूल गार्डन में ज़रूर स्पेंड करिएगा. ओके, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. चलिए, तो आपको बताना था इनमें से किस चीज़ के बारे में उन्होंने बात नहीं की है. शी डज नॉट टॉक अबाउट. ओके, ट्रांसक्रिप्ट. ये बेंच के बारे में उन्होंने बात किया है जिसे आर्ट क्लब के मेंबर्स ने पेंट भी किया था येलो कलर से और ये एंट्रेंस के पास में रखी है, तो इसके बारे में बात की है. बटरफ्लाइज को भी उन्होंने बताया है फ्लटर करती है. कोई ऐसा टैप है वहाँ पर गार्डन में या पाइप से वाटर करते हैं प्लांट्स को, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट. फिर से एक बार सुनिए यंग गर्ल को. हम 2 बार सुन चुके हैं और करेक्ट आंसर को सर्कल करिए. चलिए, मेमोरी भी चेक हो जाएगी. जो द कलर ऑफ फ्लावर्स इन द फर्स्ट रो में है पिंक फ्लावर्स, फिर सेकंड में रेड है और थर्ड में वाइट है, तो इसे आप सर्कल कर देंगे, पिंक फ्लावर्स. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फ्लावर्स इन द सेकंड रो में रेड रोजेज हैं, रोज. थर्ड में जासमिन है, वाइट जासमिन. पोजीशन ऑफ द टाइप ऑफ यूजफुल प्लांट्स को लेफ्ट कॉर्नर्स में रखा गया है, राइट कॉर्नर्स में एवरग्रीन प्लांट्स हैं. द नंबर ऑफ पॉटेड एवरग्रीन प्लांट्स है 20. द पेंट कलर ऑन द ब्रिक बॉर्डरिंग द गार्डन के बॉर्डर पर जो ब्रिक्स हैं उन्हें वाइट और रेड कलर से पेंट किया गया है, वाइट एंड रेड. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्री इन द सेंटर ऑफ द गार्डन के सेंटर में बनियान ट्री है. थिंग्स क्रिएटेड विद वेस्ट मटीरियल से डस्टबिन्स बनाए हैं, स्केयर क्रोज बनाए हैं, डस्टबिन्स. नाउ स्पीकिंग एक्टिविटी. पीपल विश टू हैव अ गार्डन एट होम. लोग चाहते हैं कि उनके घर पर गार्डन हो. सम लाइक अ फ्लावर गार्डन, कुछ को फ्लावर गार्डन चाहिए, कुछ को वेजिटेबल गार्डन चाहिए. थिंक एंड नोट सम एडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑफ दीज एज गार्डन्स फॉर होम. दोनों के कुछ एडवांटेजेस आपको बताने हैं. ओके, सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्लावर गार्डन के क्या एडवांटेजेस हैं. मेक्स द होम लुक ब्यूटीफुल. घर सुंदर लगता है उनसे. प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, खुशबू आती है बहुत अच्छी. बटरफ्लाइज और बीज को वो अट्रैक्ट करते हैं. पीसफुल और रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. एयर क्वालिटी को अच्छा करते हैं. आप फ्लावर्स को डेकोरेशन में या पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं. जब आप फ्लावर्स को देखते हैं, ब्यूटी को देखकर स्ट्रेस कम होता है और माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है. अब वेजिटेबल गार्डन के क्या फ़ायदे हैं. प्रोवाइड्स फ्रेश एंड हेल्दी वेजिटेबल्स. आपको घर पर ही फ्रेश और हेल्दी वेजिटेबल्स मिल जाएंगी. पैसे बचते हैं, वेजिटेबल्स आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी. सेव्स मनी ऑन बाइंग वेजिटेबल्स. फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स इफ़ ग्रोन ऑर्गेनिकली. घर में ऑर्गेनिकली हम ग्रो करेंगे, इतने उनमें अगर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स आप नहीं यूज़ करेंगे तो हार्मफुल केमिकल से वो बचे रहेंगे. एनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ग्रो होगी.
हमें गार्डनिंग स्किल्स सिखाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे, अवेलेबल स्पेस जो है उसको अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे और एनवायरमेंट को भी वो प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट. नाउ, वुड यू लाइक टू हैव अ फ्लावर गार्डन और अ वेजिटेबल गार्डन? आप फ्लावर गार्डन रखना पसंद करेंगे या वेजिटेबल गार्डन, एंड वाई? आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू हैव अ फ्लावर गार्डन एट होम बिकॉज इट मेक्स माई सराउंडिंग ब्यूटिफुल एंड फ्रेश. वो मेरी सराउंडिंग को ब्यूटिफुल बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं. कलरफुल फ्लावर्स स्प्रेड फ्रेग्रेंस, दे अट्रैक्ट बटरफ्लाइज, सुंदर बटरफ्लाइज आएंगी और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. या फिर आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव वेजिटेबल गार्डन बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश हेल्दी एंड केमिकल फ्री वेजिटेबल्स. इट ऑल्सो सेव्स मनी एंड एनकरेज अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. ओके, डिपेंड करता है, जो भी आप प्रेफर करें वो आप लिख देंगे. टेक टर्न्स विद योर पार्टनर एंड स्पीक योर पॉइंट्स अराउंड वन बाय वन. एक एक करके आप अपने पॉइंट्स बोलेंगे. आई लाइक दिस बिकॉज, ओके, आई प्रेफर वेजिटेबल गार्डन या फ्लावर गार्डन टू वेजिटेबल गार्डन. मैं फ्लावर गार्डन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा वेजिटेबल गार्डन के कंपैरिजन में बिकॉज इट मेक्स माई होम कलरफुल एंड ब्यूटिफुल, क्योंकि वो मेरे घर को कलरफुल और ब्यूटिफुल बनाते हैं. फॉर मी, मेरे लिए इट इज़ फॉर मी इट इज़ अ ब्लैंक इंस्टेड ऑफ ब्लैंक. फॉर मी इट इज़ अ फ्लावर गार्डन इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल गार्डन ड्यू टू मेरे लिए फ्लावर गार्डन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेबल गार्डन से, ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड स्वीट फ्रेग्रेंस. उसकी ब्यूटी और स्वीट फ्रेग्रेंस की वजह से. इफ़ आई हैड अ चॉइस आई वुड रादर हैव अ ब्लैंक दैन अ ब्लैंक. सभी बेसिकली वही क्वेश्चन है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. अगर मुझे चॉइस मिले, आई वुड रादर हैव अ, फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल गार्डन अगर आप रखना चाहेंगे दैन अ फ्लावर गार्डन. एज क्यों? एज अ फ्लावर, एज इट प्रोवाइड्स फ्रेश एंड हेल्दी वेजिटेबल्स एवरी डे, क्योंकि उससे मुझे हर रोज़ फ्रेश और हेल्दी वेजिटेबल्स मिलेगी. आई वुड प्रेफर ब्लैंक रादर दैन ब्लैंक. देखो, वही इसमें बताया गया है कि एक चीज़ को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं. आप कह सकते हैं आई वुड प्रेफर फ्लावर गार्डन दैन रादर दैन वेजिटेबल गार्डन. मैं फ्लावर गार्डन को वेजिटेबल गार्डन से ज़्यादा प्रेफर करूँगा. सिंस, क्यों? सिंस इट क्रिएट्स अ रिफ्रेशिंग एनवायरमेंट, अ पीसफुल एनवायरमेंट, क्योंकि उससे फ्लावर गार्डन जब होता है तो पीसफुल एनवायरमेंट हो जाता है, रिफ्रेशिंग एनवायरमेंट होता है. ओके, स्पीकिंग एक्टिविटी है, हमने बोल लिया. आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आगे आते हैं राइटिंग टास्क पर. एक डिस्क्रिप्टिव पीस लिखिए ऑफ 2 to 3 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द डिटेल एंड कलर्स इन द गार्डन यू हैव विजिटेड. कोई गार्डन आपने विजिट किया हो उसके बारे में आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं. फोकस ऑन हाउ डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन इंटरैक्ट, कैसे डिफरेंट शेड्स इंटरैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, गार्डन को लिविंग बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं. अटेंशन दीजिएगा. बहुत डिटेल में आपको पेटल्स का टेक्सचर बताना है, लीव्स में जो डिफरेंट लीव्स हैं उनके बारे में बताना है, किस तरह से कलर्स अफेक्ट करते हैं लाइट्स को, वो बताना है. ओके, लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट हम छोड़ देंगे. तो इस तरह से ये पैसेज आप लिख सकते हैं. सो लास्ट संडे आई विजिटेड अ ब्यूटिफुल गार्डन नियर माई सिटी. लास्ट संडे मैंने एक ब्यूटिफुल गार्डन को विजिट किया जो मेरी सिटी के पास में ही है. द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ग्रीन ट्रीज एंड वेल मेंटेन्ड लॉन्स. I saw roses, marigolds, lilies and sunflowers blooming everywhere. हर जगह ये flowers bloom कर रहे थे. Butterflies flew from one flower to another. एक से दूसरे फूल पर butterflies जा रही थी. While birds were singing sweetly. Birds sweetly गा रही थी. The fresh air and pleasant fragrance made the garden peaceful and refreshing. Fresh air ने, pleasant fragrance ने, खुशबू ने गार्डन को और ज़्यादा पीसफुल और रिफ्रेशिंग बना दिया था. Now the different shades of green, red and blue made the garden look like a beautiful painting. इनके different shade की वजह से garden एक beautiful painting की तरह लग रहा था. The pine green grass, apple green leaves and olive shrubs, क्योंकि आपको बताया गया इनकी different shades भी आपको बतानी है. तो वहाँ पर pine green कलर के trees थे, pine green, apple green कलर की leaves थी, oil जो कि green का ही एक shade है, shrubs थी. Create a lovely background, बहुत lovely background create हो रहा था इनकी वजह से. स्कारलेट और क्रिम्सन रोजेस ने ब्राइटनेस को ऐड कर दिया था. ये कलर्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. वाइल द स्काई ब्लू अबव कंप्लीटेड द ब्यूटिफुल व्यू. ऊपर आसमान में जो स्काई ब्लू कलर था वो व्यू को कंप्लीट कर रहा था. द सॉफ्ट पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लुक स्मूथ एंड द मॉर्निंग सनलाइट मेड एवरी कलर शाइन ब्राइटली. सॉफ्ट जो पेटल्स थी फ्लावर्स की वो बहुत स्मूथ लग रही थी. देखो हमने यहाँ पर टेक्सचर की बात भी कर रही. स्मूथ लीव्स थी. मॉर्निंग सनलाइट हर कलर को और ज़्यादा ब्राइट बना रही थी. Garden reminded me
दैट नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। गार्डन को देखकर मुझे लगा कि नेचर सच में सबसे बड़े आर्टिस्ट है, जिन्होंने कलर्स, फ्लावर्स और प्लांट्स के साथ उस ब्यूटी को क्रिएट किया था। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं। होपफुली सभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ आपके चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं, जहाँ पर आपको लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस के बारे में बताया गया है। फिर वोकैबुलरी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग की भी कुछ एक्टिविटीज़ थी। ओके, थैंक यू सो मच।